हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को एकदम हम स्मार्ट तरीके से तैयार कर रहे हैं। कोर्स को कक्षा 10 के विज्ञान का कोर्स ऐसा स्मार्ट तरीके से तैयार करेंगे कि हमारे जितने भी ये सारे हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं हम। कल इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें करी थी, तो हम इस चैप्टर से जितने भी पॉइंट बनते थे, नोट्स थे, सब हम लोगों ने लाए हुए हैं और हम लोग नोट्स को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी थी। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और हमने कहाँ तक पढ़ा था देखते हैं। संतुलित कर दिया था अभिक्रिया चरण। हाँ, ये अभिक्रियाएं हम संतुलित कर रहे थे शायद, है ना। यस, ये अभिक्रियाएं संतुलित कर रहे थे हिट एंड ट्रायल विधि से। तो चलो, अभिक्रियाएं संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। चलो, तो हम लोगों ने शुरू से ही करते हैं। एक कुछ चरण पढ़े थे। तो सबसे पहले देखो आप, क्या है कि यहां से देखते जाइए। अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। जैसे हमें दी हुई है एक फेरस है, ये Fe प्लस H2O और इससे Fe3O4 और H2 बन जाता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। कैसे करेंगे? तो हमने कल जो चीजें पढ़ी थी उनको कंटिन्यू याद रखिए और उसको ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको चरण एक में क्या करना है। चरण एक में आपको जो काम करना है वो देखो आप। चरण एक में क्या काम करना है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाओ। इस तरह से ये जो सूची आपको दिख रही है, इस तरह की आपको एक सूची बनानी है। बना देंगे आप। ये सूची में देखो क्या क्या चीजें लिखनी है। एक साइड में नाम लिखते हैं तत्व। क्या नाम लिखते हैं? तत्व। एक साइड में लिखते हैं अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु है। जैसे Fe लिखा तो Fe के लेफ्ट हैंड साइड में एक परमाणु है, यहाँ पर देख लो, ये एक था, तो हमने इसके बारे में लिखा। और यहाँ लिखना उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। उत्पाद में कितने, तो यहाँ Fe कितने हैं? 3, तो हमने 3 लिखा। इस तरह से ये सारे हमें लिखना है। हाइड्रोजन हमने लिख दिया, तो यहाँ इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, उस साइड में कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। इस साइड में आप देखो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एक ही लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आपको संतुलित कब होती है? जब इस साइड में ये तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या, और इस साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो ये संतुलित होती है। लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। और जो संतुलित नहीं होती है उसे एक नाम देते हैं कंकाली समीकरण, या इसे एक नाम देते हैं ढांचा समीकरण, या इसे एक नाम देते हैं असंतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण है ये? असंतुलित समीकरण है, ठीक है ना। तो अब पहले ये इस तरह की एक डिब्बा बनाना है, विभिन्न परमाणुओं के लिए एक सूची बनानी है, सारणी बनानी है ये। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्या काम करना है वो देखो आप। चरण नंबर 2, ये चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए और बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करें। सब जितने भी हमें सूत्र दिखे हैं उसके अंदर बॉक्स बना देने हैं। ये सारे बॉक्स बनाने जरूरी है। बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि हम F2 कर दें, 2F करने हो तो, या H4 कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो सूत्र ही नहीं होगा जल का। तो हमें सूत्र में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसलिए सूत्र के चारों ओर हमें क्या बना देना है? एक बॉक्स बना देना है। सूत्र के चारों तरफ एक बॉक्स बना देना है, ठीक है ना। और उसके बाद नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करेंगे हम लोग उसको समझो। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले सुविधा के लिए
सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करें, चाहे वह अभिकारक में हो या उत्पाद में। आप देखो सबसे ज्यादा परमाणु किस में है, उसको सबसे पहले सरल करो। तो मान लो हमारे Fe3O4 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने थे? 4। तो ये जो 4 परमाणु थे, इसका मतलब पहले ऑक्सीजन को चुनते हैं, इसलिए तथा इसके परमाणु ऑक्सीजन को चुनते हैं। अब राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के 4 परमाणु थे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1 है। तो अब 1 है तो कैसे करना? उसके गुणा में स्टेप नंबर, ये देखो आप देखो प्रारंभ, देखो H2O में ऑक्सीजन कितना है इस साइड में? H2O आप कहोगे सर 1, जबकि इस साइड में कितना है? 4। तो आप लोगों को क्या करना है, इस साइड में इसको 4 करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आप 1 को 4 करने के लिए 4 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये तो 4 है ही है। तो 1 को किससे गुणा करना होगा? 4 से। तो ये जो H2 है, ये जो डब्बे में लिखा होगा, इसके गुणा में हम क्या लिख देंगे? 4, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने कुछ नोट बना के पॉइंट लिखा है, इसको समझो। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूत्रों को आप किसी तरह से नहीं बदल सकते। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम ये 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2 और O4 नहीं लिख सकते, या इसके कोष्ठक में O4 नहीं लिख सकते, इसके गुणांक में लिखेंगे 4। तो वही बात थी। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण करने की कोशिश करी तो हमने गुणांक में 4 लिख दिए। फिर इससे कम परमाणु वाले यौगिक को चुनकर संतुलित करते हैं। फिर आप करो, उसके बाद कम कौन था उसको, ये हमने 4 तो यहां पर लिख दिया ना। ये जो 4 लिखा है, ये हमने कहां से लिखा है भाई? ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये 4 लिख दिया, तो 4 लिखा तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए? आप कहोगे 4 2 8, इस साइड में हाइड्रोजन 8 हो गए, इस साइड में कितने? 2। अब हमें 2 को 4 बनाने के लिए इसको भी गुणा किससे करना होगा? 4 से। तो यहाँ 4, इसके गुणांक में 4 लिख देंगे। तो अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, तो हमने हाइड्रोजन को संतुलित करने का सोचा। प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे? आप कहोगे 8, और इस साइड में कितने थे? 2। तो हमें क्या करना होगा? इस 2 को 4 बनाना है, इसलिए हमें इससे गुणा करना होगा। सही है। तो फिर अब आंशिक रूप से थोड़ा और संतुलित किया, तो फिर ये समीकरण लिख दिया कि अब ऐसे है। अब अगले स्टेप नंबर 5, अगले असंतुलित तत्व को संतुलित करते हैं। तो Fe तत्व के परमाणुओं को संतुलित करना है, तो आप इस तरह की फिर सारणी बनाओ। Fe यानी कि लोहे के परमाणु कितने, अभिकारकों में कितने और उत्पादों में कितने, प्रारंभ में कितने? तो Fe का 1 है, उस साइड में उत्पाद में Fe3O4 है, तो उसमें 3 लोहे के परमाणु हैं। तो आपको वहां 3 ही रखना है, लेकिन इस वाले को कितने कर देना है? 3। तो 1 को 3 करने के लिए क्या करेंगे? हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हमने 3 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से ये 3 से गुणा कर दिया, तो इसके Fe के गुणा में 3 लिख दिया। छोटा। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। लास्ट में क्या करना है? हम लोगों को चेक करना है कि भाई हम जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, चेक करना है जांच, ठीक। उसके बाद संतुलित समीकरण, ये इस तरह की आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये संतुलित समीकरण है, ये वाली, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल, ये विधि का नाम ध्यान रखना, हिट एंड ट्रायल। इसको कुछ नहीं, तुक्का विधि है, तुक्का। तुक्का विधि का अर्थ क्या है? तुक्का विधि का अर्थ यह है कि इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 से गुणा करेंगे
तो ये संतुलित हो जाएगी। हो सकता है बाद में ये संतुलित ही नहीं हो, इस 3 को हटाना पड़े, या फिर हमें कैसे पता चला कि 3 से गुणा करना है? ये तो हमें एक आइडिया लग रहा है ना, तुक्का लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? तुक्का। इसलिए हम लोग ये हिट एंड ट्रायल विधि करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हैं। तो ऐसा कोई भी गुणांक लगा देते हैं, सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़ेंगे हम? प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? 1 नंबर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या है? जुड़ना। तो अब समझो इसको क्या कह रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं? जल के साथ, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसके साथ में ही उष्मा निकली है, ये बीच में आ गया, ये हटेगा तभी जब हम इसको पूरा काटेंगे। ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और नेक्स्ट देख, तो इस बुझे हुए चूने में अगर हम CO2 प्रवाहित करें, इस बुझे हुए चूने में हम CO2 गैस और प्रवाहित करें, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल निकल जाएगा। तो ये है। इसके अलावा और देख लो, और कोयले का दहन, कार्बन की रिएक्शन, कोयला कार्बन होता है, कार्बन की रिएक्शन O2 ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 बनेगी और साथ में उष्मा निकलेगी। जल का निर्माण, जल का निर्माण करा, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? जल। तो ये भी एक 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट आती है, अच्छा देखो, उष्मा के आधार पे आपको 2 तरह की अभिक्रिया मिलेगी। एक तो मिलेगी उष्मा सेपी अभिक्रिया, और एक मिलेगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है? उष्मा सेपी में तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। जब अभिक्रिया होती है तो उष्मा बाहर निकलती है। इसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, इसमें उष्मा क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है। तो इसमें देखो आपने क्या लिखा है? उष्मा सेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ, निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, तो उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा सेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक गैस का दहन। जब आप प्राकृतिक गैस का दहन करोगे तो सिंपल सा है, CH4 मेथेन प्राकृतिक गैस, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 बनेगा, साथ में ही जल बनेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, और साथ में उष्मा निकलेगी। इस उष्मा निकली, इसका मतलब ये उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। श्वसन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है श्वसन उष्मा सेपी अभिक्रिया है, कैसे बताइए? तो ये 3-4 बातें जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना है। कैसे? देखो कि पाचन क्रिया में खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब सिंपल सी ये जब श्वसन होता है, जब ये श्वसन में आपको ये अभिक्रिया ध्यान रखनी होगी कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, और साथ में क्या बनी? ऊर्जा। या ऊर्जा हो या फिर क्या हो? उष्मा हो, ये दोनों ही बाहर निकले, दोनों एक ही बात है ना, चाहे ऊर्जा निकले चाहे उष्मा निकले, बात तो एक ही है। तो वो है। नेक्स्ट, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित
होकर कंपोस्ट बनना, जो खाद वगैरह होता है ना वो बनता रहता है ना, तो वहां पर भी उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि जैसे जहाँ कचरा पड़ा है या खाद है, जहाँ आप गोबर वगैरह फेंकते हो, जहाँ होता है ना, वहां पर आप जाओगे तो आपको एक फील होगा, वहां बहुत गर्माहट सी फील होती है। मैंने ऐसा देखा कि जो खाद की गाड़ियां भर के आती है, जो अनार वगैरह में डालते हैं, पौधों में डालते हैं ना, वो बहुत गर्म होती है अंदर से, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है। तो ये आप लोगों को पता ही है, तो ये ध्यान में रख जाएगी। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण की जाती है। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उष्मा सेवी अभिक्रिया कहलाती है। सभी वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है कि आगे हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, वो सारी की सारी उष्मा शोषी होती है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इनको बोला जाता है। तो जैसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद, भाई एकल अभिकारक है, ये ए बी है, ये आगे टूट जाए ए और बी दो भागों में, दो या दो से अधिक अभिकारकों में उत्पादों में टूट जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये है FeSO4 और इसको अपने उष्मा दी तो ये क्या बन गया Fe2O3 SO2 और SO3 क्या बन गया Fe2, और यहाँ पर ये देखो Fe2O3 तो बना ही, साथ में SO2 भी बना और SO3 भी बना, ये इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पर ये इतना सारा नाम क्यों लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर या शौक का सूत्र है। शौक का सूत्र भी पूछा जाए आपसे, शौक, तो भी ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं तो CaO बनता है प्लस CO2 गैस मुक्त होती है। ये CaO बिना बुझे हुए चूना होता है, सीमेंट तथा अन्य उद्योगों में इसका यूज होता है। बिना बुझे हुआ जो चूना है इसका सीमेंट में, हाँ, जो आपके सफेदी करने में यूज होता है वो बिना बुझे हुआ चूना नहीं होता, बुझा चूना होता है। बुझा मतलब इसमें पानी डाल दो बस, सिंपल सा, बुझ जाएगा अपने आप। चलो, बुझा मतलब पानी है, बुझा हुआ मतलब। वियोजन के कुछ प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं वियोजन के। वियोजन के पहला कौन सा प्रकार है, पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का अर्थ क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनते जाओ। उष्मीय वियोजन का अर्थ होता है अगर आप उसको उष्मा देकर वियोजन कराओ तो देखो, पहले लेड नाइट्रेट PbNO3 और इसका कोष्टक में 2, अगर आप इसको उष्मा दो तो 2 PbO यानी कि PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ NO2 बनता है, साथ में साथ O2 गैस बनती है। तो ये उष्मा की वजह से वियोजन हुआ। या फिर आप देख लो, ये उष्मा देकर वियोजन किया। प्रकाश के कारण भी वियोजन हो सकता है, पर प्रकाश के कारण अब अगर अपघटन होता है तो ये। अब देखो ध्यान से, AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखें तो ये Ag और प्लस Cl2 बन जाता है। अगर एक इसी तरह से AgBr को रखें तो Ag अलग हो जाता है प्लस Br2 अलग हो जाता है, Br2 अलग हो जाता है। Br ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम है। ये सिल्वर ब्रोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम आता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उस फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। तो हमने लिखा ना AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। सामान्यतः पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में होने वाला यौगिक कौन सा है, तो आप बता देंगे सिल्वर ब्रोमाइड। एक होता है विद्युत से अपघटन। अगर आप विद्युत से अपघटन कराओगे तो वो विद्युत से अपघटन है। तो जल का विद्युत अपघटन हो सकता है। जल का विद्युत अपघटन करने के लिए आपको क्या करना है, जल के अंदर 2 ये बैटरी ली है, ये क्या ली है भाई, जल का विद्युत अपघटन। यहाँ पर आपने ले ली बैटरी और ये कुंजी है, इसका तो कुछ नहीं, कुंजी है, और ये एनोड है जो प्लस से जुड़ा हुआ एनोड है, और ये कैथोड है जो माइनस से जुड़ा हुआ है। यहाँ रबड़ लगा दिया ताकि पानी गिरे नहीं, और हमने इसको अंदर डाल दिया और करंट चालू कर दिया।
करंट चालू किया तो इसके अंदर पानी था, इसमें क्या था, पानी। ये ग्रेफाइट की रॉड है और ये जल का मग है, कोई नहीं, ये मग है और ये जल है। और अब आप इनको गर्म करोगे तो आपको पता है O ऑक्सीजन माइनस वाला होता है और हाइड्रोजन प्लस वाला होता है। तो ये प्लस वाला माइनस वाले की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन गैस यहाँ जाएगी और यहाँ पर क्या जाएगी, ऑक्सीजन। इसलिए जब आप इसमें H2 डालोगे और इसमें विद्युत दोगे, क्या दोगे, विद्युत करंट दोगे, तो एक H2 प्लस O2 जाएगी। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, तो हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एनोड पे। एनोड प्लस में होता है, प्लस पे माइनस जाता है, ऐसा। चलो नेक्स्ट देखते जाओ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से सुनो और समझते जाओ। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व उससे कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई जो ज्यादा ताकतवर है वो किसी को जाके हटा दे तो उसे विस्थापन। जैसे ये Fe है, ये कॉपर सल्फेट बेचारे दोनों जोड़ी में रह रहे हैं। कौन, कॉपर और सल्फेट दोनों जोड़ी में रह रहे हैं, लेकिन ये Fe जो है ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये सक्रियता श्रेणी जब मैं पढ़ाऊंगा, तीसरे चैप्टर में है सक्रियता श्रेणी, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है। तो वो याद करनी है, बढ़िया ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी। चलो, जब ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट बैठा है, जोड़ी में बैठा है, तो ये फेरस गया है इसके बाद और ताकतवर था, इसलिए इसने सल्फेट को अपने अंडर में ले लिया और कॉपर को टिक ठोक के भगा दिया, इसलिए फेरस सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, जबकि कॉपर अलग हो गया। इसी तरह की ये रिएक्शन है, जिंक कॉपर सल्फेट को, कॉपर को भगा दिया, जिंक सल्फेट बन गया। ये लेड है, कॉपर क्लोराइड है, तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर को भगा दिया। कॉपर बेचारा बहुत कम क्रियाशील होता है, तो कोई भी आके बजा के जाता है इसकी बेचारे की। नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों यौगिक होते हैं, दोनों तरफ यौगिक होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। सिंपल परिभाषा, इससे कोई बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती। ऐसे अभिकारक ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। भाई इनके जो आयन है वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये Na2 और SO4 थे, दोनों जोड़ी थी, और BaCl2 दोनों की जोड़ी थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये BaSO4 के साथ जुड़ गया और NaCl के साथ जुड़ गया, तो BaSO4 बन गया और NaCl अलग बन गया, ये वाली बात है। और इसी तरह से लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था, तो इसमें भी क्या हो गया, लेड किसके साथ जुड़ गया, आयोडीन के साथ। ये लेड भाग के इसके साथ जुड़ गया और ये पोटेशियम किसके साथ आ गया, NO3 के साथ, तो ये NO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। समझ में आई बात है। नेक्स्ट करते जाते हैं अभी। अपचेन, दो नाम और ध्यान रखने होंगे, अपचेन और उपचेन। अपचेन और उपचेन, ये कैसे कॉपी क्यों हो रहा है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते जाओ, कंटिन्यू। दो नाम आएंगे आपके, एक तो आता अपचेन अभिक्रिया आएगी और एक आएगी उपचेन। दोनों को ट्रिक से याद करेंगे। अप का अर्थ होता है, यहां पर हमने लिखा भी है, अप यानी ऊपर, और व्यक्ति ऊपर कब जाता है, जब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी। जब सांस नहीं लेता है, सांस कब नहीं लेता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो, व्यक्ति ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन की कमी। तो अपचेन के अंदर क्या होगा, O2 की कमी, और ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि O2 की कमी है तो H2 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। H2 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो यहां पर हमने लिखा उपचेन की परिभाषा लिखी। उपचेन इसका उल्टा, ऐसी विक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि होती है। अपचेन में O2 की कमी है तो उपचेन में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि। इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन की कमी हुई तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन जुड़े तो कॉपर के साथ बताओ ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया, इसका मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। और वृद्धि ऑक्सीजन की हुई तो आप इससे क्या कह दोगे भाई, अपचयन, उपचयन, सॉरी, नेक्स्ट देखते जाओ। अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनो और समझो। अपचयन हमने बता दिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें O2 की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। कॉपर CuO था और इसकी अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई तो बताओ कॉपर बन गया और H2O बन गया। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, कॉपर के साथ कितनी ऑक्सीजन थी, एक, और यहाँ कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, देख लो, इसलिए ऑक्सीजन की कमी, और कमी का अर्थ है उपचयन। ये कॉपर पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, तो ये कॉपर पर भूरे रंग की परत का भी रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट देखते जाओ। अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होता है। जब अपचयन हो और उपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ में हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखो आप, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है और जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, जल के साथ, तो कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। आप देखो यहाँ पर कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगी, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, या इसको ऑक्सीकरण बोला जा सकता है। कौन सा करण बोला जाएगा, ऑक्सीकरण। ये भी यहाँ पर देखो ZNO में यहाँ से देखो ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन, और यहाँ देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उपचयन। तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वे इंपॉर्टेंट फैक्ट। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव क्या, उप का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहता है। खराब हो जाती है, उसकी जो मूल प्रकृति है, जो मूल रूप से जैसी थी वो वैसी नहीं रहती है, तो उसे संचारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काली परत छट जाती है, संचारण का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत छटती है, लोहे पर जंग लगता है, ये सब किसके उदाहरण है भाई, संचारण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक टॉपिक आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का अर्थ क्या, सुनो और समझो। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन में अगर आप खुला छोड़ोगे तो उनके स्वाद और उनके गंध में बदलाव आ जाएगा, तो उस यानी कि वो विकृत गंधी हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, विकृत गंधिता। ठीक, तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर जाएगी, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जुड़ रही है ना भाई, ऑक्सीजन, अगर कोई खाने का पदार्थ है ये, इसके साथ कौन जुड़े, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या है, उपचयन। तो यही तो कह रहे हैं हम, उपचयन के दैनिक जीवन में कहाँ प्रभाव है। इसको कम करने के उपाय हैं, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना। खाद्य पदार्थ है उसको वायुरोधी, जहां पर वायु नहीं है वहां पर रख लो। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस बनती है। आपने कुरकुरे चिप्स वगैरह की थैलियां देखी हो ना, फुली फुली सी आती है, अंदर कुछ होता ही नहीं है, बोलते हैं कि और 20 रुपये की 10 रुपये की हवा भरी हुई है। जैसे हम 10 रुपये कुरकुरे लाए, उसमें कहते हैं तो जैसे 5 रुपये की जो हवा भरी हुई है, 5 रुपये की जो हवा भरी है ना, वो हवा नाइट्रोजन है। तो वो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन कैसी गैस है, लगभग अक्रिय, ये किसी से क्रिया नहीं करेगी, जो आपका अंदर खाना पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये हमने ऑक्सीजन भरी है। अगर हम इसकी जगह ऑक्सीजन भरते ना तो ऑक्सीजन खाने का सत्यानाश कर देती, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई बस कर। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है
और आपको एक दो बातें यहाँ से कह देता हूँ मैं कि ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है प्रव्या एकेडमी का, प्रव्या एकेडमी का, उसको आप डाउनलोड करना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर ये PDF मैं डाल दूंगा आज या कल डाल दूंगा, आज ही कोशिश करेंगे हम लोग PDF को शेयर करें। और ये मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इसी तरह से हमारा WhatsApp चैनल भी है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन YouTube पे जरूर जुड़े रहें ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर क्लियर किया। मुझे लगता है कि बहुत मजा आया होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हो, फालतू की चीजें कोई भी नहीं पढ़ रहे हो। तो एक 2 क्लास में हमने पार्ट पढ़ लिया। हम चाहे तो एक ही क्लास में कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरू के कुछ दिन हम एक चैप्टर को दो दिन में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी कहाँ भी है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें, 9th वालों को भी शेयर करें ताकि वो उनकी भी क्लासें अलग आती है, 8th को भी शेयर करें, सबकी क्लासें आती है हमारे चैनल पे। शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।